हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा IATF सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा गोल ऑफ IATF, उसके साथ साथ जो 2015 में मैनेजमेंट में चेंजेस आए उसके बारे में बात करूंगा, और PBA यानी कि प्रोसेस बेस्ड अप्रोच की मैं बात करूंगा। साथ ही साथ कैसे मैं बताऊंगा कि आपको सिपॉक टेक्निक के द्वारा कैसे आपको एक प्रोसेस को डिजाइन करना है, और स्ट्रक्चर ऑफ IATF 16949 की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है गोल ऑफ IATF। गोल ऑफ IATF मतलब कि IATF का मकसद क्या है, यानी कि कोई कंपनी IATF को क्यों ले। सबसे पहले दिमाग में क्या बात आती है कि हमें IATF की आवश्यकता क्यों है। तो कोई भी कंपनी है वो अपनी एरिया में, या ये मैं कह सकता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती है। यानी कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मतलब कि PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, और या उसको डेमिंग साइकिल भी कह सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहती है। अब ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट डिमॉन्स्ट्रेट कैसे होगा, वो इस गोल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यानी कि अगर मैं गोल की बात करता हूं IATF की, तो आता है सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट प्रिवेंशन। डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या है, पहला गोल है। दूसरा गोल क्या है, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन, और तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन सप्लाई चेन। अब पहला पॉइंट क्या था, रिडक्शन ऑफ, यानी कि डिफेक्ट प्रिवेंशन की मैं बात करता हूं। अब डिफेक्ट प्रिवेंट कैसे होगा, तो डिफेक्ट प्रिवेंशन के लिए हमको ऑटोमोबाइल जो हमारे है उसके ऑटोमोटिव कोर टूल की जरूरत है उसके लिए। अब अगर मैं ऑटोमोटिव कोर टूल की बात करता हूं तो डिफेक्ट प्रिवेंशन के लिए हमको APQP और FMEA की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि IATF जो है वो प्रिवेंशन की बात करता है, डिटेक्शन की बात नहीं करता, जबकि ISO जो है वो डिटेक्शन की बात करता है, उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कोई क्लॉज नहीं है, जबकि IATF में हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्लॉज है दोस्तों। तो डिफेक्ट को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ऑटोमोटिव के जो दो कोर टूल हैं, मेन कोर टूल कितने हैं, 5 है, जिसमें से 2 कोर टूल का यूज करके हम डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कोर टूल हैं हमारे APQP और FMEA। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन कहाँ कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कम होगा, और वेरिएशन को हम कम कैसे करेंगे, यहां भी हम 2 कोर टूल का यूज करेंगे, STC और MSA का यूज करेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि हम वेस्ट की बात कर रहे हैं। वेस्ट क्या है, मुद्दा है। यहां हम लीन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, हमको वेस्टेज को कम करना है। वेस्टेज क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि आज हमको किसी से साइन करवाना था, साहब नहीं आए, साइन नहीं होगा, ये वेस्टेज है। तो जो मुद्दा की बात कर रहा है वो मुद्दा क्या है, 8 टाइप्स के मुद्दा की बात कर रहा है। तो जो 8 टाइप के हमारे वेस्टेज हैं उनके बारे में इसमें बात कर रहा है दोस्तों। तो इस टाइप से अगर हम गोल को समझते हैं IATF के, तो IATF का क्या गोल है, डिफेक्ट प्रिवेंशन है, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन है, और रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन सप्लाई चेन है। अब हमने इसमें 4 कोर टूल का यूज किया। 5वें कोर टूल क्या है, 5वां कोर टूल है PPAP। PPAP क्या है कि जब हम इन चारों को मिलाकर कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सही बनाएंगे, तो हम एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो क्या है, वो PPAP कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमारे 5 कोर टूल बनाए गए हैं, ये किसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, IATF के गोल को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 2015 में मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए, जो हमारा स्टैंडर्ड था उसमें कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस क्या हुए, उसमें चेंजेस में 3 पॉइंट ऐड है। पहला क्या है, HLS यानी कि हाई लेवल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, RBT रिस्क बेस्ड थिंकिंग, और तीसरा है PBA प्रोसेस बेस्ड अप्रोच। अब मैं कहता हूं कि HLS का मतलब क्या है, हाई लेवल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो इसमें यह डिफाइन किया गया कि जो भी स्टैंडर्ड अब बनेंगे उसमें सब में 10 क्लॉजेस होंगे।
दूसरा रिस्क बेस्ड थिंकिंग की मैं बात करता हूं, आरबीटी। रिस्क बेस्ड का मतलब ये है कि हमको प्रिवेंशन करना है, हमको पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन लेना है और रिस्क को एनालिसिस करना है। तीसरा है पीबीए, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हमने प्रोसीजर बनाया है, तो आईएटीएफ में प्रोसीजर नाम का कोई वर्ड नहीं है। आईएटीएफ जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, वो प्रोसीजर वर्ड का यूज नहीं करता है। वो प्रोसीजर की जगह क्या यूज करता है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस की बात करता है। किसकी बात करता है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। अब डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस क्या है, कैसे बनेगा ये? लोग प्रोसीजर बना के बैठे, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस कैसे बनेगा? तो मैं सिपॉक टेक्निक के द्वारा आपको डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस की मैं बात करता हूं। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले मैं बीच में एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटी है। अब प्रोसेस का कोई एक इनपुट होगा और प्रोसेस का एक आउटपुट होगा। तभी हमने क्या क्या डिफाइन किया, पी डिफाइन किया है, लेफ्ट साइड में हमने आई कर दिया इनपुट और राइट साइड में आउटपुट। अब इनपुट कहीं से मिलेगा हमको, कहां से मिलेगा? वो सप्लायर से मिलेगा। आउटपुट कोई रिसीव करने वाला होगा, कौन रिसीव करेगा? कस्टमर रिसीव करेगा। तो सप्लायर एस, इनपुट आई, प्रोसेस पी, आउटपुट ओ, कस्टमर सी, यानी कि क्या हो गया, सिपॉक। तो हमको जो भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाना है उसमें सप्लायर डिफाइन करना है, इनपुट डिफाइन करना है, फिर एक प्रोसेस होगा, उसका आउटपुट होगा और उसको रिसीव करने वाला होगा। तो इस टाइप से हमको अपने प्रोसेस को, यानी कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को डिजाइन करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ आईएटीएफ 16949। स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो मैं क्लॉज की बात करता हूं। क्लॉज की अगर मैं बात करता हूं तो आईएटीएफ में 10 क्लॉजेस हैं। जैसा मैंने अब आपको बताया एचएलएस में कि 10 क्लॉजेस हर एक स्टैंडर्ड में। तो अगर मैं 10 क्लॉजेस की बात करता हूं तो हर क्लॉज, या मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड की अपनी एक भाषा होती है। जैसे वकील की अपनी एक भाषा होती है, वो धाराओं में बात करता है, आईपीसी 420, आईपीसी 370। तो ये है क्या? ऐसे ही हमारे स्टैंडर्ड में कुछ वर्बल टर्म्स यूज किए गए हैं। तो स्टैंडर्ड को समझने के पहले उनको, जो वर्बल टर्म्स है उनको समझ लेते हैं। 5 टाइप के वर्बल टर्म्स यूज किए गए हैं। पहला है शुड, शैल, नोट, मे और कैन। तो पहला क्या मैंने बताया, शैल। शैल का मतलब क्या है? अगर स्टैंडर्ड में कहीं शैल लिख के कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस लिखा है तो शैल का मतलब क्या है? शैल का मतलब है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर कहीं शैल लिखा हुआ है और आप उस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को नहीं बनाते हैं, उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते हैं, तो आपकी एनसी लग जाएगी ऑडिट के दौरान। तो शैल का मतलब क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड हरदम ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, स्टैंडर्ड किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं करता है। यानी कि अगर कोई प्रोसीजर है तो ये स्टैंडर्ड नहीं बताता कि एचआर काम करेगा या क्वालिटी काम करेगा। स्टैंडर्ड हरदम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता है। अब यह ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का काम है कि वो काम उससे किससे करवाती है, वो किसी से भी करवाए। स्टैंडर्ड में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का यूज किया गया है। सेकंड मैंने क्या बताया, शुड। शुड का मतलब है रिकमेंडेशन। आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपकी एनसी नहीं लगेगी। तीसरा क्या है, नोट। नोट का मतलब क्या है, गाइडेंस। आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको काम कैसे करना है। चौथा क्या है, मे। मे मतलब परमिशन। परमिशन हम किससे लेते हैं? कस्टमर से लेते हैं या मैनेजमेंट से लेते हैं। लास्ट क्या है, कैन। कैन का मतलब है पॉसिबिलिटी, मे बी और मे नॉट बी। ठीक है ना। तो इस टाइप से मैंने 5 वर्बल टर्म्स को आपको समझाया। पहला क्या था, शैल। दूसरा शुड। तीसरा नोट। चौथा मे। पांचवा कैन। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईएटीएफ। 10 क्लॉजेस की मैं बात करता हूं। तो 10 क्लॉजेस कौन कौन से हैं?
पहला है स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस, तीसरा है टर्म एंड डिफिनेशन। अब ये जो मैंने तीनों बताए, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म एंड डिफिनेशन, ये जो तीनों हैं ये नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेज हैं या रेफरेंस क्लॉज हैं। इनको हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। और 4 से लेके जो 10 तक हैं ये हमारे ऑडिटेबल क्लॉजेज हैं, यानी कि एनसी आपकी जो लगेगी वो 4 से लेके 10 के बीच में ही लगेगी। तो हम चौथा समझते हैं। चौथा क्या है? कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा क्या है? लीडरशिप। छठा क्या है? प्लानिंग। सातवां क्या है? सपोर्ट। आठवां ऑपरेशन। नौवां परफॉर्मेंस एवल्यूएशन। 10वां इंप्रूवमेंट। तो 10 क्लॉजेस मैंने आपको बता दिए। पहला स्कोप, दूसरा नॉर्मेटिव रेफरेंस, तीसरा टर्म एंड डिफिनेशन, चौथा कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा लीडरशिप, छठा प्लानिंग, सातवां सपोर्ट, आठवां ऑपरेशन, नौवां परफॉर्मेंस एवल्यूशन और 10वां इंप्रूवमेंट। अब हम चौथा मैंने आपको क्या बताया? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मतलब सी। पांचवा लीडरशिप एल, CLP, सो पी। हम कैसे इन 4 से लेकर 10 को कैसे याद करेंगे? CLP, सो पी। सी मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप नोट कर लीजिए। CLP, सो पी, SOPI। सी मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एल मतलब लीडरशिप, पी मतलब प्लानिंग, CLP, फिर सोपी, S मतलब सपोर्ट, O मतलब ऑपरेशन, P मतलब परफॉर्मेंस और I मतलब इंप्रूवमेंट। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में, PBA यानी कि प्रोसेस बेस्ड अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको जो 2015 में चेंजेस आए मैनेजमेंट में, यानी कि HLS, RBT और PBA के बारे में बताया। और हमने गोल ऑफ IATF के बारे में आपको बताया। आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।